नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी पढ़ा दिया हूँ, हिस्ट्री पढ़ा दिया हूँ, पॉलिटी का भी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आइए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद की कोरम संख्या कितनी होती है। अब बात आती है कि कोरम होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। संसद के कितने भाग होते हैं या कहो तो अंग होते हैं, तो आप बोलोगे पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट। क्लियर है। अब देखना कोरम होता क्या है, लेकिन उसके पहले अगर संसद के भाग की बात करेगा तो भाग हो गए हमारे 3, लेकिन संसद के सदन मतलब कि हाउस की बात करेगा तब हो गए हमारे सिर्फ 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद में कोरम संख्या कितनी होती है, तो संसद में कोरम संख्या 1/10 होती है। अब कोरम संख्या है क्या, ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको बताया संसद के 2 भाग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। लेकिन संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। हम लोग लोकसभा को लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि संसद में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, तो हम लोग लोकसभा को लेकर चलते हैं। तो संसद में जब भी लोकसभा की बैठक स्टार्ट होगी, बैठक स्टार्ट होने से पहले मान लो लोकसभा की टोटल संख्या कितनी है हमारे देश में, लोकसभा सीट की टोटल संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 552 है। क्लियर है। तो 552 का 1/10% लोग लोकसभा की मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए। मान के चल लो 55 लोग लोकसभा की मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए, तभी लोकसभा की कार्यवाही आगे स्टार्ट की जाएंगी, वरना लोकसभा की कार्यवाही उस दिन नहीं स्टार्ट करी जा सकती। क्लियर है। लेकिन इंक्लूडिंग लोकसभा स्पीकर। अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा का स्पीकर भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो उसको भी हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, अब तक संसद में कितने संयुक्त सत्र हुए हैं, तो अब तक पार्लियामेंट में 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। संयुक्त सत्र मतलब कि जॉइंट सिटिंग। क्लियर है। जॉइंट सिटिंग की बात करें, संयुक्त सत्र की बात करें तो आर्टिकल नंबर 108। अब 108 क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगर इसी की जगह लोकसभा आता तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। अगर इसी की जगह संसद आता मतलब कि पार्लियामेंट में आता तो 12 और 2 कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो मैंने अब भी बताया संसद के 2 भाग होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं मतलब कि 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो दोनों को तो जोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या है, तो गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या है 26। 25 की बात करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे हम, राजस्थान चले जाएंगे। 20 की बात करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, केरल चले जाएंगे। 13 की बात करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे। क्लियर है। फिर से गुजरात में लोकसभा की टोटल सीट कितनी है, आप बोलोगे 26। राजस्थान में कितनी, आप बोलोगे 25। केरल में कितनी है तो आप बोलोगे 20। पंजाब में कितनी, आप बोलोगे 13। क्लियर है। अगला देखें, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश की तर्ज पर बनाया गया है, तो ध्यान देना, भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका की तर्ज पर मतलब कि यूएसए की तर्ज पर बनाया गया है। अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट भी लिया है, जो कि पार्ट नंबर 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के। क्लियर है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे, संविधान में संशोधन जो कि आर्टिकल नंबर 368 में है और पार्ट नंबर 20 में है। कहाँ से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से लिए हैं। क्लियर है। सोवियत संघ रूस की बात करेगा
तो सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने क्या लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। पहले 10 थी लेकिन अभी क्या हो गई है, अभी कितनी हो गई है, 11 हो गई है। क्लियर है। जर्मनी की बात करेगा, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिए हैं, तो जर्मनी के संविधान से हमने इमरजेंसी मतलब कि आपातकाल का कॉन्सेप्ट लिए है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है। लोकसभा की अध्यक्षता करना, राज्यसभा की अध्यक्षता करना, दोनों सदनों की अध्यक्षता करना, डी नन ऑफ दिस मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या हुआ, राज्यसभा की अध्यक्षता करना हुआ। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखें। उपराष्ट्रपति बनने हेतु अधिकतम आयु कितनी होती है। तो उपराष्ट्रपति बनने हेतु अधिकतम आयु होती है इनमें से कोई नहीं। अब बोलोगे आप इसका राइट आंसर जो 35 होना चाहिए था। तो ध्यान देना, उपराष्ट्र बनने हेतु अधिकतम आयु नहीं होती, न्यूनतम आयु होती है, वो भी कितनी, 35। मैंने यहाँ जानबूझ के अधिकतम लिख दिया। क्लियर है। 35 वर्ष की आयु किस किस पोस्ट के लिए होना चाहिए, आप बोलोगे 3 पोस्ट के लिए। कौन कौन सी, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा गवर्नर। क्लियर है। ये मैंने 35 के लिए बताया। अब 25 में देखना, 25 में क्या, तो विधानसभा मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपकी भाषा में विधायक बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना जरूरी है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से, तो लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए भी 25 वर्ष आयु होना जरूरी है। 30 वर्ष की बात करेगा तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मतलब कि मिनिमम आयु की बात करें तो 30 वर्ष, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी, 30 वर्ष, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं जांच एवं निर्णय कौन लेता है। मान लो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब बात आती है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के बाद इसमें जो जांच है इसका निर्णय है कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय करेगा, ना कि चुनाव आयोग। क्लियर है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसी हुआ तो कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय ही करेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य कर सकता है। मान लो हमारे देश के राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई, ये मानने बोल रहा हूँ, सही में नहीं हुई है, ठीक है। मान लो हमारे देश के राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई। अब एकाएक तो चुनाव हो नहीं पाएगा, चुनाव कराने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो उपराष्ट्रपति का हो गया पद खाली, उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। कब तक के करेगा, 6 महीने तक के करेगा, और 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को चुनाव करवाना पड़ेगा। इतना क्लियर है। अगर आप बोलोगे राष्ट्रपति की जगह किसने ले लिया, उपराष्ट्रपति ने ले लिया, तो अब राज्यसभा का अध्यक्ष का पद तो खाली हो गया, तो फिर वहाँ कौन बैठेगा, तो भाई साहब वहाँ पर बैठेगा राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति किसके सामने अपनी ओथ लेते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को ही उपराष्ट्रपति रेजिग्नेशन मतलब कि इस्तीफा सौंपते हैं। क्लियर है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो CJI मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, आप बोलोगे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो आप बोलोगे राष्ट्रपति को ही देते हैं। क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना जरूर भूलना मत बस। अगला क्वेश्चन देखें। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक तथा कितने अनुमोदक होने चाहिए, मतलब कि उपराष्ट्रपति का जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसके पास कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना चाहिए। अब ये होता क्या है, मतलब कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर सकते हैं। क्लियर है।
उपराष्ट्रपति का पद किस भाग में वर्णित है? सबसे पहली बात हमको यही पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, मतलब कि कौन से आर्टिकल में। तो आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 63। और आपको पता है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक के भाग 5 की बात करता है, मतलब कि पार्ट 5 की बात करता है। और इसी के बीच में आपका 63 भी आता है, मतलब कि जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति का पद किस भाग में वर्णित है? आप बोलोगे भाग 5 में वर्णित है। राष्ट्रपति का भी पद भाग 5 में वर्णित है। भाग 4 की बात करेगा, भाग 4 में क्या है? तो आप बोलोगे डीपीएसपी। अबे डीपीएसपी है क्या? तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? भाग 18 में क्या है? तो भाग 18 में क्या है? इमरजेंसी, मतलब कि आपातकाल है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? क्वेश्चन में यही पूछा है, कुछ नहीं पूछा है। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, मतलब कि संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा भी और राज्यसभा के जीते हुए मेंबर, उसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर जो कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। राज्यसभा में कितने? 12 और लोकसभा में 2। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है? भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने आपको बताया भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। क्लियर है? अब आर्टिकल नंबर 66 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल नंबर 66 में। आर्टिकल नंबर 67 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल नंबर 67 में है। आर्टिकल नंबर 69 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण आर्टिकल नंबर 69 में है। अगला क्वेश्चन देखिए। उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? अगर आपने मेरी क्लास पिछले 4 मिनट से देखी होगी अच्छे से तो आपको इसका आंसर बन जाएगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, मैंने अब भी बताया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है? मतलब कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं चुने गए? मैंने आपको बताया था संसद के 2 हाउस होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो जो हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो लोकसभा से भी चुने जाते हैं और राज्यसभा से भी चुने जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के तो 2 हाउस होते हैं ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो प्राइम मिनिस्टर दोनों हाउस से चुने जा सकते हैं, एक तो लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अगर लोकसभा से चुने जाते हैं तो न्यूनतम एज की बात करेंगे 25 ईयर्स, और राज्यसभा से चुने जाते हैं तो मिनिमम मतलब कि न्यूनतम एज की बात करेगा 30। क्लियर है? तो टोटल ऐसे 4 लोग हुए जो कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो निम्न में से कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं चुने गए? इंदिरा गांधी भी चुनी गई है, एच.डी. देवगौड़ा साहब भी चुने गए हैं, इंद्र कुमार गुजराल भी चुने गए हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो दल बदल कानून कब आया था, मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था? तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई साहब? तो 1985 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, उनके कार्यकाल में हुआ था 52वां संविधान संशोधन, जिसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया 1985 में। अगला क्वेश्चन देखें। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ इनमें से कोई नहीं दिलाते, मतलब कि ऑप्शन में नन ऑफ दिस है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा का अध्यक्ष
लोकसभा का मेंबर होता है, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, लोकसभा का अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा से, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला देखिए, साधारण विधेयक को राज्यसभा कम से कम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ध्यान से देखना, साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन की बात करेगा तो 14 दिन किसके लिए होगा? तो मनी बिल के लिए होगा। मनी बिल को लोकसभा, सॉरी राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में उच्चतम न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। अब देखना, हमारे इंडिया में जुडिशरी सिस्टम कैसा है। सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट के नीचे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, सिविल कोर्ट हो गई, समझ रहे हो। तो भारत में उच्चतम न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आता है और उच्च न्यायालय भी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी आता है और हाई कोर्ट भी आता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे अलग अलग हाई कोर्ट आते हैं और अलग अलग हाई कोर्ट के नीचे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा ए व बी। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय संध्या, सॉरी संध्या नहीं हो गए, अंतर्राष्ट्रीय जो संधि एवं समझौता किसके नाम पर किए जाते हैं? तो ध्यान देना, जो इंटरनेशनल समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना यह नहीं हो सकता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखो अभी यहाँ पर गया है लिखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25। अगर गया था पूछता तब हमारा राइट आंसर होता क्या 22, क्योंकि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 25 भाग, आर्टिकल बढ़ते गए हैं और 25 भाग और 12 अनुसूची, 12 शेड्यूल हमारे संविधान में शामिल है। क्लियर है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? मतलब कि यूनियन की बात किया है कि भारत के संविधान में यूनियन किस भाग में है? तो यूनियन भाग 5 में है, जिसमें कि उपराष्ट्रपति भी आता है, राष्ट्रपति भी आता है और सुप्रीम कोर्ट भी आता है। क्लियर है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता का प्रावधान, मतलब कि सिटीजनशिप का प्रावधान भाग 2 में है। इतना क्लियर है। अगर भाग 3 की बात करूं तो आपको पता ही है, मौलिक अधिकार, मतलब कि फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मतलब कि टोटल ये बोल दिया गया, जो अलग अलग राज्यों में राज्यपाल भेजे जाते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्लियर है। लेकिन जो राज्यपाल होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के, मतलब कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको ओथ दिलाते हैं। क्लियर है। डन है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, मतलब कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन, मतलब कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1951 में, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आपातकाल का उपबंध निम्न में से कौन से भाग में है? अगर आपातकाल की बात करें तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल नंबर 352 में क्या है? तो नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल नंबर 356 में क्या है? तो प्रेसिडेंट रूल है। आर्टिकल नंबर 360 में क्या है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक 3 बार लगी है, एक इंडिया पाकिस्तान युद्ध में, एक इंडिया चाइना युद्ध में, और एक 1975 में इंदिरा गांधी ने लगवा दी थी। क्लियर है। प्रेसिडेंट रूल अभी तक हमारे देश में 100 से ज़्यादा बार इसका प्रयोग हो चुका है, इसका यूज हो चुका है। सबसे पहली बार पंजाब में लगा था। कब लगा था?
1951 में लगा था। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में एक भी बार लगाई नहीं गई है। भाग 20 की बात करेंगे तो संविधान संशोधन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से भाग में है? भाग 20 में है, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में है। कौन से देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग 17 की बात करेगा तो 17 में क्या है? तो राजभाषा है। भाषा कहाँ पर है? भाग नंबर 17 में है। भाग 21 की बात करेगा तो आर्टिकल नंबर 370 का नाम सुने हो, जो जम्मू कश्मीर में पहले लागू थी। वो पूछेगा वो कौन से भाग में थी? तो भाग 21 में थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए अब। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने का खर्चा आया था? जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था तो भारत का संविधान बनने से लेकर पूर्णतः बनने तक के कितने रुपए का खर्चा आया था? तो 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। क्लियर है? निम्न में से कौन भारत सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर वास्तविक शब्द का प्रयोग नहीं करता तब हमारा आंसर होता राष्ट्रपति। अब बोलोगे सारी चीज़ें में तो आगे कौन होता? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना तो कोई काम ही नहीं होता। फिर वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री को क्यों माना जाता है? तो ध्यान से सुनना, हमारे देश में लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि के पास ही सबसे ज़्यादा पावर होगी। इतना क्लियर है? अब आप बताओ जनता किसे चुनती है? प्रधानमंत्री को चुनती है या फिर राष्ट्रपति को चुनती है? तो जनता चुनती भाई साहब प्रधानमंत्री को। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगी? प्रधानमंत्री के पास होगी। लेकिन अगर अपन कार्यकारी प्रमुख की बात करें, एग्जीक्यूटिव चीफ की बात करें, तब हमारा राइट आंसर होता राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी कानून नहीं बन सकता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन आर्टिकल नंबर 165 में किया गया है। राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है? प्ले लिस्ट में जाना, इंडियन पॉलिटी में सर्च मारना, वहाँ एक वीडियो मिलेगा, जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक से भाई साहब कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको 8 से 10 लाइन पता है तो धन विधेयक से क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दो, रेलवे के दो, पीएससी के दो, यूपीएससी के दो, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक है। दूसरी लाइन, धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही लाया जा सकता है। क्लियर है? तीसरी लाइन, धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की प्री परमिशन होना चाहिए, मतलब कि राष्ट्रपति धन विधेयक लाने से पहले धन विधेयक पर सिग्नेचर करेंगे। क्लियर है? अब धन विधेयक लोकसभा में आ गया। अब बात यह आती कि धन विधेयक है कि नहीं है, ये कौन चेक करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर चेक करेगा। ये 4 लाइन हो गई। 5वीं लाइन, मैंने बताया धन विधेयक लोकसभा में आया, अब लोकसभा से जाने के बाद राज्यसभा में जाएगा। क्लियर है? तो राज्यसभा में धन विधेयक जाएगा तो राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन बचते हैं। एक तो प्यार मोहब्बत में मनी बिल को पास कर दें, दूसरा अपने पास रखें, तीसरा लोकसभा को यह आदेश दे, या फिर ऐसा कह सकती है राज्यसभा कि भाई साहब मेरे को ये लाइन गड़बड़ी दिख रही है, आप इसमें सुधार कर लो। अब ये लोकसभा की मर्जी है वो सुधार करे या ना करे। क्लियर है? मैंने आपको बताया राज्यसभा के पास 3 पावर होती मनी बिल के अकॉर्डिंग में, संबंध में, या कहे तो संदर्भ में। पहला, मनी बिल को हंसी खुशी पास कर दे, प्यार मोहब्बत में पास कर दे। दूसरा, मनी बिल को सुधार के लिए लोकसभा के पास वापस भेज दे। वो तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि मनी बिल में सुधार करे या ना करे। क्लियर है? तीसरा, राज्यसभा अपने पास रख सकती है, लेकिन राज्यसभा अपने पास मनी बिल 14 दिन तक के ही रख सकती है। 14 दिन के बाद अपने आप मनी बिल पास हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? मनी बिल राज्यसभा से 14 दिन के पास होने के बाद कहाँ जाएगा? तो राष्ट्रपति के पास जाएगा,
और राष्ट्रपति को मनी बिल के संबंध में साइन करना ही पड़ेगा। अब बोलोगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? राष्ट्रपति के पास भी पावर होती है कि किसी बिल को अपने पास रख सकता है या फिर पुनः लौटा सकता है कि भाई तुम इसमें ये संशोधन करके लाओ। तो ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी मनी बिल लोकसभा में आएगा उसके पहले राष्ट्रपति की प्री परमिशन होना जरूरी है, मतलब कि राष्ट्रपति उनमें साइन करेंगे। अब जब पहले ही राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है तो बाद में राष्ट्रपति क्यों मना करेगा? इतना क्लियर है? समझ में आ गया मनी बिल? आर्टिकल नंबर 108 में क्या है? तो आप बोलोगे जॉइंट सीटिंग है, मतलब कि संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति का पार्डन पावर, मतलब कि क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल नंबर 72 में है। तो ये थे भाई साहब हमारे 32 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो देखा करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।